बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको बीएड सेकेंड ईयर में नॉलेज एंड कैरिकुलम सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक नंबर 6 करा रहा हूं, जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन रीजनिंग एंड एनालिसिस। इसका क्वेश्चन पेपर में कुछ इस प्रकार आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन रीजनिंग एंड एनालिसिस। आज हम बहुत ही जबरदस्त डिफरेंस बिटवीन करने जा रहे हैं। लगभग जितनी भी यूनिवर्सिटी बीएड कराती है उनके अंदर ये क्वेश्चन जरूर आता ही आता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और पिछले ही साल हमारी एमडीयू यूनिवर्सिटी के अंदर ये 4 नंबर में आया भी हुआ है, और आगे भी इस क्वेश्चन के आने के पूरे चांसेस है। ये है डिफरेंस बिटवीन रीजनिंग एंड एनालिसिस। जो बच्चे मेरे को शुरू से फॉलो करते हुए आ रहे हैं उनको पता है कि डिफरेंस बिटवीन पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना है, लेकिन जो बच्चे मेरे साथ नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं, पेपर में आपसे कभी भी किन्हीं 2 टर्मों के बीच में डिफरेंस बिटवीन पूछा जाए तो आपको क्या करना है, 3 कॉलम बनाने हैं। एक कॉलम बनाना है बेसिस का, और 2 कॉलम बनाने हैं उनके जिनके बीच में आपको डिफरेंस बिटवीन करना है। प्लस जितने नंबर का डिफरेंस बिटवीन आपसे पूछा जाए आपको उतने ही पॉइंट लिख के आने हैं। जैसे कि आपसे डिफरेंस बिटवीन पूछा जाए 2 नंबर का तो आपको 2 ही डिफरेंस बिटवीन लिख के आने हैं। क्वेश्चन पूछा जाए 4 नंबर का तो आपको 4 ही डिफरेंस बिटवीन लिख के आने हैं। इसके अलावा मैं आप सब बच्चों से एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, मेरे पास बहुत सारे बच्चों की मेल आती है कि सर प्लीज़ हमें पीडीएफ में नोट्स दे दो। तो मैं आप सबको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, मैं किसी भी प्रकार के नोट्स नहीं देता, ना मैं फ्री में देता ना मैं पैसे लेके देता। ठीक है, तो इसलिए प्लीज़ मेरे पास नोट्स के लिए ना तो कमेंट करें ना ही मेरे पास मेल करें। दूसरी बात यह है, मैं किसी के साथ भी पैसे का लेन देन नहीं करता, मतलब पैसे लिए नोट्स दे दिए नहीं। मैं एजुकेशन का व्यापार नहीं करता, मैं पैसे के बदले नोट्स नहीं देता। इस बात का खास ध्यान रखना। अगर कोई हमारे चैनल के नाम पर ऐसा कर रहा है तो ये आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, किसी से ठगे नहीं। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ। इसके अलावा एक और बात बता दूँ, ना मेरा कोई फ़ोन नंबर है, ना मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर है, ना मैं फेसबुक पर हूँ, ना मैं इंस्टाग्राम पर हूँ। मैं सिर्फ यूट्यूब पर हूँ और मेरी ईमेल आईडी है, प्लस मैं हैंगआउट पर हूँ। इसके अलावा मैं किसी से भी कोई बात नहीं करता। अगर हमारे चैनल के नाम पर आपसे कोई ठगी करता है तो इसकी जिम्मेदारी आपकी खुद की होगी। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। देखिए, अगर आपको बीएड में किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत होती है तो आप बेधड़क बेझिझक के मेरे पास मेल कर सकते हैं। मैं आपकी मेल का रिप्लाई देने का 100% ट्राई करूंगा, मतलब कोशिश करूंगा कि मैं रिप्लाई दे दूं। अगर फिर भी किसी कारणवश मैं रिप्लाई नहीं दे पाता क्योंकि मेल बहुत ज़्यादा आ जाती है कई बार, तो आप क्या करिए, दोबारा मेल करिए। मैं आपका जो भी डाउट है उसको क्लियर करने की फुल कोशिश करूंगा। अब हम ये देख लेते हैं रीजनिंग और एनालिसिस में क्या डिफरेंस है। मैं आपको बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूं कि रीजनिंग और एनालिसिस में क्या डिफरेंस है। देखिए, जो ये वर्ड है रीजनिंग, ये वर्ड आपने ज़्यादातर सुना होगा क्लास 12th के बाद, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने लगे, जब कि आपने खुद भी ये बात ऑब्जर्व करी होगी, प्लस लोगों के मुंह से भी सुना होगा, बहुत सारे स्टूडेंट के मुंह से सुना होगा कि आज उसका पेपर था उसमें रीजनिंग हार्ड आई थी, आज उसका पेपर था उसमें रीजनिंग इजी आई थी। तो इस रीजनिंग का मतलब क्या है? प्लस क्लास 12 तक आपने रीजनिंग वर्ड नहीं सुना होगा, लेकिन आपने रीजन वर्ड जरूर सुना होगा। जब आप स्कूल की छुट्टी मार लेते थे तो आपके जो टीचर थे वो आपसे पूछते थे कि बेटा या बेटी कल आप स्कूल नहीं आए, उसका क्या रीजन था, रीजन बताओ। तो आप बोलते थे मेरे घर में फंक्शन था, या मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, या मैं बीमार हो गया था, इस कारण मैं स्कूल नहीं आ पाया। तो आप रीजन देते थे, कारण बताते थे। तो जो यहाँ पर ये वर्ड लिखा है रीजनिंग, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, ये किस सेंस में पूछना चाह रहा है हमसे। तो देखिए, रीजनिंग का मतलब होता है हमें कोई इंफॉर्मेशन दे दी जाती है, मतलब आधी अधूरी इंफॉर्मेशन हमको दे दी जाती है। अब हमें क्या है, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने हैं, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग करनी है, बिल्कुल बारीकी से हमें सोचना है और उस इंफॉर्मेशन को पूरा करना होता है। जैसे कि आप रीजनिंग का पेपर देने जाते हो, आपको कोई सीरीज दे दी जाती है, उस सीरीज के अंदर क्या है, आपको
4-5 नंबर दे दिए जाते हैं, उसके बाद ब्लैंक ब्लैंक होता है और आपको वो फिल करना होता है। तो उसके अंदर आप करते क्या हो, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते हो, अपना दिमाग लगाते हो, सोचते हो, थिंक करते हो, उसके बाद उसको फिल करते हो। कहने का मतलब है रीजनिंग क्या है, एक प्रोसेस है थिंकिंग का। आप किसी चीज के बारे में सोचते हो और लॉजिकल वे में सोचते हो, और सोचने के बाद क्या है, आप किसी एंड रिजल्ट पर पहुंचते हो। इसको बोलते हैं रीजनिंग। अब हम ये देख लेते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है मीनिंग। रीजनिंग इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट समथिंग इन ए लॉजिकल वे इन ऑर्डर टू फॉर्म ए कंक्लूजन और जजमेंट और डिसीजन। कितनी सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है ये। रीजनिंग एक प्रोसेस है थिंकिंग का, जिसके अंदर हम किसी चीज के बारे में लॉजिकल वे में सोचते हैं, और सोचने समझने के बाद क्या है, हम किसी एंड रिजल्ट पर पहुंचते हैं, या ये कहें किसी डिसीजन की तरफ आगे बढ़ते हैं, या किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। देखिए रीजनिंग के अंदर क्या है ना, हम आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, थोड़ा हटकर सोचते हैं, लॉजिकल वे में सोचते हैं। देखिए जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर देने जाते हो तो उसके अंदर रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। जब वो रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो ब्लड रिलेशन के हों, चाहे वो आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है, मतलब सीरीज होती है, नंबर सीरीज भी होती है, अल्फाबेटिकल सीरीज भी होती है, मिसिंग नंबर भी होते हैं, तो उनके अंदर आप करते क्या हो, आप सोचते हो ना, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते हो कि आखिर इस सीरीज को कैसे पूरा करा जाए। इसी को बोला गया है रीजनिंग। अब हम एनालिसिस के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए एनालिसिस के अंदर क्या होता है, हमें डाटा दे दिया जाता है, हमें इंफॉर्मेशन दे दी जाती है। अब हम क्या करते हैं, उस डाटा को या उस इंफॉर्मेशन को टुकड़ों में बांटते हैं, और हर टुकड़े को डीपली स्टडी करते हैं, एग्जामिन करते हैं, इवेल्युएट करने की कोशिश करते हैं, और ये सारा काम क्या है, ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है। उसके बाद हम किसी एंड रिजल्ट पर पहुंचते हैं। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं आपको। सपोज करिए कोई बच्चा क्लास 6 के अंदर फेल हो गया, तो फेल हो गया, अब उसको नेक्स्ट क्लास में तो प्रमोट कर नहीं सकते। अब हमने सोचा कि हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये बच्चा क्लास 6 में फेल क्यों हुआ, मतलब टीचरों ने अच्छा नहीं पढ़ाया, या बच्चे ने नहीं पढ़ा, या बच्चे के घर में कोई प्रॉब्लम थी, क्या रीजन थे कि बच्चा क्लास 6 में फेल हो गया। तो आपने क्या करा, वहां पर ढंग से डीपली एनालाइज करने की कोशिश करी कि आखिर ये बच्चा फेल क्यों हुआ। आपने टीचर्स की मीटिंग ली कि भाई ये बच्चा क्लास 6 में फेल कैसे हो गया, इसकी पूरे साल की रिपोर्ट लेके आओ मेरे पास। तो आपने क्या करा, पूरे साल का डाटा मंगवा लिया उसका। अब आपने क्या करा, उस डाटा को क्या है, टुकड़ों में बांटा कि आप बताइए फर्स्ट टर्म में इसकी क्या रिपोर्ट थी। तो आपने देखा क्लास टेस्ट में ये बच्चा कैसा था, मतलब यूनिट टेस्ट में कैसा था, प्लस टीचर से भी पूछा कि इस बच्चे का क्लास में पार्टिसिपेशन लेवल क्या था, कंट्रीब्यूट कितना करता था, जो भी एक्टिविटी होती थी, क्लासरूम एक्टिविटी होती थी, उसके अंदर इसकी इन्वॉल्वमेंट कितनी थी बताइए मुझे। प्लस जो भी आप टेस्ट लेते थे उसके अंदर इसकी क्या इन्वॉल्वमेंट थी, कैसी परफॉर्मेंस थी, परफॉर्मेंस लेवल आप जानने की कोशिश करते हैं। फिर आपने देखा कि ये बच्चा क्या है, स्टार्टिंग से ही वीक है, मतलब पढ़ाई में कमजोर है। फिर आपने ये एनालाइज करने की कोशिश करी कि हम ये देखते हैं, चलो ये बच्चा एकेडमी में तो अच्छा नहीं है, क्या ये नॉन एकेडमिक एक्टिविटी में अच्छा है, मतलब स्पोर्ट्स वगैरह में या जो कल्चरल एक्टिविटी होती है उनके अंदर अच्छा है। आपने देखा ये वहाँ भी अच्छा नहीं है, तो आपको लगा इसके अंदर जरूर कोई ना कोई लर्निंग डिफिकल्टीज इस बच्चे को हो रही है, या लर्निंग डिसेबिलिटी इस बच्चे के अंदर हो सकता है, इस बच्चे का दिमाग उस लेवल का ना हो, दिमाग कम हो, मोटे दिमाग का हो। तो आपने पूरा एग्जामिन करा, पूरी स्टडी करी, पूरा इवेल्यूशन करा, उसके बाद आप एंड रिजल्ट पर पहुंचे और आपको पता लगा कि ये बच्चा क्या है, दिमागी रूप से कमजोर है, इसको चीजें समझ नहीं आती है। तो यहां पर आपने क्या करा, डीपली स्टडी करा, मतलब एनालाइज करा, आपने बारीकी से एक एक चीज को एनालाइज करा, एग्जामिन करा, इन्वेस्टिगेट करा, इंटरप्रिटेट करा, इसी को बोलते हैं एनालिसिस। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा एनालिसिस क्या होता है। पढ़ लेते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग और एग्जामिंग समथिंग बाय ब्रेकिंग डाउन इट इनटू पार्ट्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे in order to learn more about it
और ए पर्टिकुलर स्टडी ऑफ समथिंग। कितनी इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है जी, मतलब पढ़ते ही समझ आ रहा है कि एनालिसिस का मतलब क्या होता है। एनालिसिस एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या है, हम किसी भी इंफॉर्मेशन को या किसी भी डाटा को क्या है ऑर्गेनाइज्ड वे में ब्रेक डाउन करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर, और फिर उसको ढंग से एग्जामिन करते हैं, स्टडी करते हैं, उसके बारे में और ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं, और फिर जाकर किसी एंड रिजल्ट पर पहुंचते हैं। इसको कहते हैं एनालिसिस। इसके अंदर सेकंड पॉइंट है टाइप्स का, टाइप्स ऑफ रीजनिंग। देखिए वैसे तो टाइप्स ऑफ रीजनिंग बहुत सारी है, लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ 4 लिखी है। आप चाहें तो और भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो इन टाइप्स ऑफ रीजनिंग को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। क्योंकि हम सिर्फ डिफरेंस बिटवीन कर रहे हैं तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ रीजनिंग के सिर्फ नाम भी लिख देंगे तो इनफ है। जैसे कि फर्स्ट है डिडक्टिव रीजनिंग, सेकंड है इंडक्टिव रीजनिंग, थर्ड है कैजुअल रीजनिंग, फोर्थ है रीजनिंग बाय एनालॉजी। ऐसे ही है टाइप्स ऑफ एनालिसिस, इसमें भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ 4 लिखी हैं, आप चाहें तो और भी लिख सकते हैं और उन टाइप्स को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट है डिस्क्रिप्टिव, सेकंड है डायग्नोस्टिक, थर्ड है प्रिडिक्टिव, फोर्थ है प्रिस्क्रिप्टिव। डिफरेंस बिटवीन रीजनिंग एंड एनालिसिस के अंदर थर्ड पॉइंट है यूजेस का। देख लेते हैं रीजनिंग के और एनालिसिस के क्या क्या यूज है, प्लस हमारी डेली लाइफ के अंदर कैसे ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वी यूज रीजनिंग टू मेक मोरल डिसीजन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग इन डेली लाइफ। बहुत जबरदस्त बात लिखी है जी ये, कि जो हमारी साधारण जिंदगी है, जो हमारी निजी जिंदगी है, जो हमारी डेली लाइफ है, रोजमर्रा की जिंदगी है, उसके अंदर भी हम रीजनिंग का इस्तेमाल करते हैं। कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है, कौन सी चीज हमारे लिए सही है और हमारे लिए गलत है। जैसे कि दारू पीने से फेफड़े खराब होते हैं, गुटखा खाने से फेफड़े खराब होते हैं, क्या हमें दारू का सेवन करना चाहिए, क्या हमें गुटखे खाने चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, इसका डिसीजन क्या है हम रीजनिंग के थ्रू ही ले पा रहे हैं। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग द एबिलिटी टू सोल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स और अदर प्रॉब्लम्स बाय थिंकिंग। बिल्कुल सही बात है, इससे हम रियल लाइफ प्रॉब्लम को भी सोल्व कर पा रहे हैं। प्लस देखिए रीजनिंग से एक्चुअल में होता क्या है, हमारी सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। ठीक है, जब हम ढंग से सोचेंगे, ढंग से समझेंगे, तो हम डिसीजन भी अच्छे ले पाएंगे। कहने का मतलब है इसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग होती है, दिमाग का सही विकास होता है रीजनिंग के जरिए। देखा जब भी कोई पजल आती है तो हम अपने दिमाग के सारे घोड़े दौड़ा देते हैं कि किसी तरीके से ये पजल सोल्व हो जाए, मतलब दिमाग पे जोर देते हैं इसके अंदर। अब देख लेते हैं एनालिसिस के क्या यूज है। वी यूज एनालिसिस इन ऑर्डर टू मेक सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन एंड इवेल्यूशन ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन बाय ब्रेकिंग डाउन इट इनटू इट्स कंपोनेंट। एनालिसिस का हम यूज करते हैं सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन में और इवेल्यूशन ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन में। कैसे, हम उस डाटा को क्या करते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं और उन छोटे छोटे टुकड़ों को क्या है डीपली स्टडी करते हैं, एग्जामिन करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, उसके बाद किसी एंड रिजल्ट पर पहुंचते हैं। स्कोप देख लेते हैं, फोर्थ पॉइंट है स्कोप का। रीजनिंग इज नैरोर इन स्कोप इन कंपैरिजन टू एनालिसिस। रीजनिंग क्या है, नैरोर इन स्कोप है एनालिसिस के मुकाबले। एनालिसिस इज वाइडर इन स्कोप इन कंपैरिजन टू रीजनिंग बिकॉज एनालिसिस इंक्लूड रीजनिंग। देखिए एनालिसिस क्या है, एक ब्रॉडर टर्म है, वाइडर इन स्कोप है रीजनिंग के मुकाबले, क्योंकि एनालिसिस के अंदर ही क्या है रीजनिंग इंक्लूड है। फिफ्थ पॉइंट है एग्जाम्पल का। देखिए आप अपनी मर्जी से एग्जाम्पल दे सकते हैं, जो मैंने एग्जाम्पल दिए हैं जरूरी नहीं है आप वही एग्जाम्पल दें। ठीक है, देख लेते हैं रीजनिंग के अंदर मैंने क्या एग्जाम्पल दिया है। इट अनेबल अस टू गो बियॉन्ड द इंफॉर्मेशन गिवन। बहुत जबरदस्त लाइन लिखी है जी। रीजनिंग क्या है, हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचने पर मजबूर कर देती है। जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है उस इंफॉर्मेशन से आगे सोचने पर हमें मजबूर कर देती है रीजनिंग। जैसे कि एग्जांपल दिया, किसी ने आपसे पूछा बियर पीनी है, तो आपको डिसीजन लेना है कि आपको बियर पीनी है या नहीं पीनी, उसके नुकसान क्या है, फायदे क्या है। अब आपको अपना खुद का दिमाग लगाना है।
अगर मैं ये बियर पीऊंगा तो इससे मेरे को क्या होगा, फायदा होगा या नुकसान होगा, उसके बिहाफ पर आपको डिसीजन लेना। आपको इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, आपको चीज दे दी गई है, अब आपको देखना आपको वो काम करना है या नहीं करना है। एनालिसिस के अंदर डिफरेंस वो एग्जाम्पल दिया गया है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ एनी मर्डर केस, एक्सीडेंट केस एक्सेट्रा। देखिए एनालिसिस के अंदर क्या है, जैसे कि अभी मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था कि बच्चा फेल क्यों हो गया, क्या कारण थे, पूरा इन्वेस्टिगेट करो, मतलब पूरे साल की डाटा लाओ, रिपोर्ट लाओ, उसके बिहाफ पर। ऐसे ही क्या होता है, जैसे किसी का मर्डर हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, या कोई भी पुलिस केस हो जाता है, उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन होती है। इन्वेस्टिगेशन के अंदर भी क्या होता है, डीप एनालिसिस होती है, छोटी छोटी चीजों को एनालाइज किया जाता है, फिर उनकी कड़ियां बनाकर एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है और एंड रिजल्ट में पहुंचा जाता है। ऐसा ही एक्सीडेंट केस के अंदर होता है, मतलब ऐसा क्यों हुआ और हो गया जो बीत गया, तो क्या कैसे कैसे हुआ होगा उसके बारे में हम सोचते हैं। जैसे गवर्नमेंट की कोई स्कीम है, वो फेल हो गई, तो वो फेल क्यों हुई, उसके क्या कारण थे, वो क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करते हैं, डीप स्टडी करते हैं, एग्जामिन करते हैं, इवेल्यूएट करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं कि ऐसा हुआ क्यों, ये कि ये गवर्नमेंट की स्कीम फेल होगी। ये एग्जाम्पल है, जरूरी नहीं है ये एग्जाम्पल आप पेपर में लिख के आए, मैंने समझाने के लिए दिए हैं। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है आपको रीजनिंग और एनालिसिस के अंदर क्या डिफरेंस है जरूर समझ आया होगा। प्लस यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं, कहीं इंटरव्यू वगैरह देने जाओगे तो वहां भी ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।